हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 39 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 40 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना है। तो आपका प्रश्न है, क्या द्वैत शासन 1919 भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को संतुष्ट कर पाया था? 10 नंबर का था, 2019 में आपसे पूछा गया। बेसिकली आपको यहाँ मैं एक करेक्शन कर दूँ, ये 2019 में नहीं पूछा गया था, ये 2018 में पूछा गया। क्लियर? क्योंकि 2019 में 1935 के अधिनियम को पूछा गया है। चलिए फिर है इसका उत्तर। उत्तर क्या है? 1764 में बक्सर युद्ध में विजय के पश्चात भारत में कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तथा प्रशासनिक व्यवस्था के तहत बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। द्वैत शासन के तहत कंपनी को दीवानी और निजामत का अधिकार प्राप्त हो गया। हालांकि इसमें नियुक्ति व नीति निर्माण से संबंधित सारी शक्तियां कंपनी के पास थीं, जबकि उत्तरदायित्व भारतीयों के पास था, जिससे कंपनी के शोषणकारी व साम्राज्यवादी छवि का संकेत मिलता है। इस व्यवस्था से प्रशासनिक एवं आर्थिक स्तर पर अव्यवस्था उत्पन्न हुई। जैसे प्रशासनिक स्तर पर देखें तो निजामत की शिथिलता के कारण देश में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि नवाब में कानून लागू करने का सामर्थ्य वित्त के लिए कंपनी पर निर्भर नहीं रहा, जिससे परिणामस्वरूप बंगाल वासियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आर्थिक स्तर पर देखें तो भूमि संग्रह करने का अधिकार प्रतिवर्ष अधिकाधिक बोली देने वाले को दिया जाता था, जिसका कृषि विकास में स्थायी रूप से कोई रुचि नहीं था, जिससे कृषि का ह्रास हुआ। 1770 ईस्वी में अकाल का पड़ना और कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से कोई सहायता न प्रदान करना। बंगाल में कपड़ा उद्योग को बहुत हानि हुआ। इस दोहरे प्रणाली का दुष्परिणाम यह हुआ कि बंगाल से धन निकासी के फलस्वरूप ये प्रांत दरिद्र हो गया। द्वैत शासन को लागू करने वाली सत्ता कोई लोकतांत्रिक सत्ता नहीं थी, जिसका उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से जनता के कल्याणकारी कार्य करना हो, बल्कि कंपनी की सत्ता का उद्देश्य कंपनी की शक्ति व समृद्धि को बढ़ाना तथा द्वैत शासन एक साम्राज्यवादी रणनीतिक चाल थी, जिससे महत्वाकांक्षा प्रदर्शित ना हो जिससे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा प्रदर्शित ना हो। आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी जल्दी इसको क्यों पढ़ा? मैंने इसको इतनी जल्दी इसलिए पढ़ा क्योंकि ये पूरा आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न क्या पूछा है? 1919 के द्वैत शासन को बताएं। आपने क्या किया? 1764 में शुरू हुए द्वैत शासन को आपने बता दिया। क्लियर? तो इसलिए पूरा का पूरा आपका उत्तर गलत है। तो अब मैं बताते हैं कि वास्तव में द्वैत शासन का मतलब क्या होता है और आप कंफ्यूज क्यों हुए। देखिए, द्वैत शासन वास्तव में 3 तरीके के आए पूरे भारत में। ठीक है, 99% स्टूडेंट्स द्वैत शासन को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। 3 तरह के द्वैत शासन कौन? एक द्वैत शासन था जो बंगाल में आया, रेवेन्यू से संबंधित, प्रशासन से संबंधित। दूसरा जो द्वैत शासन था वो 1784 के अधिनियम में आया, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तीसरा जो द्वैत शासन था वो प्रांतीय विषयों में आया। क्लियर? प्रांतीय विषयों में कब आया? 1919 में। और आपसे जो प्रश्न पूछा है वो बेसिकली इसी पे पूछा है, प्रांतीय विषयों को लेकर। क्लियर? तीसरा जो था द्वैत शासन, सॉरी, दूसरा जो द्वैत शासन था वो कौन सा था? 1784 में। किस चीज़ का? कि कंपनी को अंतर्गत उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से बताइए? कि व्यापारिक कार्य अलग करेगी और राजनीतिक कार्य अलग करेगी। व्यापारिक कार्य के लिए किसका गठन किया गया बताइए? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। और राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। अर्थात ये जो कंपनी में 2 स्तरों पर विभाजन हुआ, इसे भी द्वैत शासन कहते हैं, लेकिन ये कंपनी के अंदर का द्वैत शासन। ध्यान रखना, पहला जो था वो था बंगाल के अंदर द्वैत शासन। बंगाल के अंदर द्वैत शासन का मतलब कि निजामत और दीवानी का अधिकार। निजामत का मतलब प्रशासन, दीवानी का मतलब रेवेन्यू। तो रेवेन्यू 1764 में बक्सर की विजय के बाद कंपनी ने क्या किया कि निजामत पर अधिकार कर लिया, सॉरी, दीवानी का अधिकार कंपनी को मिल गया, यानी कि रेवेन्यू वसूलने का। और निजामत का अधिकार किसके पास रहा? बंगाल के नवाब के पास, जो कि कठपुतली था। समझ गए? लेकिन 1773 में इसे समाप्त कर दिया जाता है, जब कंपनी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो ये तो समाप्त हो गया पहला द्वैत शासन बंगाल का। दूसरा जो 1784 में द्वैत शासन आया, इसे 1858 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर
भारत सचिव के पद का गठन किया गया। समझ गए। फिर बचा तीसरा द्वैत शासन। इसे 1919 के अधिनियम में लाया गया विषयों के विभाजन को लेकर, अर्थात भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना को लेकर। क्यों? क्योंकि 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट हुई थी तो भारतीयों ने स्वशासन की बात की थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पर इन्हें स्वशासन नहीं दिया। जब भारतीयों ने अपने आंदोलनों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा जागृति उत्पन्न कर दी, तब 1919 के अधिनियम में अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको जो स्वशासन देंगे वो उत्तरदायी देंगे, अर्थात हम आपको धीरे धीरे शासन देंगे 1919 के अधिनियम में। क्लियर? तो भारतीयों ने मांगा कब था? 1905 में। मिला कब? 1919 में। और 1919 में भारतीय मांग क्या रहे थे? समझना, मतलब 1905 की बात को इन्होंने दिया कब? 1919 में। मांग क्या रहे थे 1919 में भारतीय? कि आप हमें केंद्र में द्वैत शासन दो, और इन्होंने दिया कहाँ पे? प्रांत में। क्लियर? भारतीयों ने कहा कि 15 वर्षों के बाद अब हमें पूर्ण स्वायत्त कर दोगे। पूर्ण स्वायत्त का मतलब क्या? कि सिर्फ आप 3 विषयों पर आप अपने आप को ध्यान रखोगे, बाकी सब कुछ हमें ही दे दोगे। क्लियर? लेकिन वो भी नहीं किया। फिर आप देखोगे कि प्रांतों में जो द्वैत शासन दिया गया भारतीयों को, तो उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन थे कि जो कुछ विषय हैं उनको हस्तांतरित और आरक्षित में डिवाइड कर दिया गया। और जो आरक्षित विषय थे मुख्यतः वो वित्त से, सेना से, इनसे संबंधित थे, जिन पर भारतीयों को किसी भी प्रकार का कानून बनाने का राइट ही नहीं था। समझ रहे हो? तो जो चीज़ें मांगनी थी, जो चीज़ें मांगी थी वो मिली नहीं, जो नहीं मांगी थी आपने वो दे दी, जो आपने दी भी वो भी कंट्रोवर्सी दे दी। समझ गए? अर्थात ये पूरी तरीके से उन भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया। और भारतीयों को संतुष्ट करने का मतलब था कि कांग्रेस को संतुष्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उस समय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक अग्रकारी संस्था थी, जो कि भारत के समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। कांग्रेस को आज के संदर्भ में मत लेना, ये कांग्रेस अलग है, वर्तमान कांग्रेस अलग है। ये जो कांग्रेस है राष्ट्रीय आंदोलन की, आपको पता होना चाहिए कि ये 1969 में डिवाइड हो जाती है, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ के नाम से। आप जब पढ़ते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वहाँ पर आप देखते हो कि कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर उस समय विवाद होता है, इंदिरा गांधी को लेकर और के कामराज को लेकर। समझ गए? तो के कामराज की जो कांग्रेस बनी साउथ इंडिया में, वो बन गई कांग्रेस ओ, और जो इंदिरा गांधी ने बनाई वो बनी कांग्रेस आई। और इंदिरा गांधी की आई ही वर्तमान में इस समय है। समझ रहे? तो ना तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस है और ना ही ये ओ वाली कांग्रेस है। क्लियर? तो इस कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व करती थी भारतीय जनता का। तो इसने अपना 1919 का जब अधिवेशन आयोजित किया अमृतसर में, तो उसमें क्या कहा? उसमें कांग्रेस के लोगों ने कहा ये जो एक्ट आया है असंतोषप्रद है, साथ ही अपर्याप्त है, इसके अलावा निराशाजनक है। तो जब हमने देख लिया कि उन लोगों ने जब ये बातें कह दी हैं, तो फिर हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये भारतीयों को संतुष्ट कर पाया कि नहीं कर पाया? अधिवेशन में पता चल गया ना कि ये संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, क्या? कि हम इसको काल के परिप्रेक्ष्य में तौल कर देखें, अर्थात क्या इसने बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दिया भारतीयों को? क्या इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूर्ण स्वराज की ओर जरा सा भी अग्रसर नहीं किया? या फिर इसने भारतीयों के अंदर संविधान निर्माण किया, भारतीयों के अंदर राजनीति की जो चेष्टा थी उसको अभिव्यक्त करने में सहयोग नहीं प्रदान किया? तो किया, लेकिन थोड़ा सा। हम ऐसा अपना निष्कर्ष दे देंगे। और मेरा ये मानना है जब भी आपको ऐसे कोडिंग वर्ड के प्रश्न मिलें, खासतौर पर हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर, तो आप अपने निष्कर्ष को इसी प्रकार के प्रश्न के माध्यम से अंतिम रूप से संपादित कर दिया करें। जैसे आप में से कई सारे लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा होगा, यूपीएससी ने पूछा है 2006 के आसपास कि जो द्वैत शासन था 1919 का, वो बासंदेह और अंतर रूप से घर्षित था। कहने का मतलब क्या था कि बासंदेह इसमें काफ़ी ज़्यादा था, साथ ही इसके अंदर भीतरी घर्षण इतना था जिसके माध्यम से ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है? तो अपनी बातें आप ऐसे कहोगे।
अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि इसको हम लिखेंगे कैसे, तो सिंपल सा है। आप सबसे पहले ये बताइए कि द्वैत शासन का मतलब क्या है, और यहीं से शुरू करिए। ये भूमिका वगैरह कुछ भी मत लिखो, पहले तो ये भूमिका थी नहीं, ये तो आपने उत्तर ही गलत लिखा है। लेकिन आप जब लिखें इस प्रश्न को, क्योंकि 10 नंबर का है, 150 वर्ड में आपको लिखना है, तो आप क्या करें, सबसे पहले ये बताएं कि द्वैत शासन का आशय क्या है। और द्वैत शासन का आशय बिल्कुल डायरेक्ट बताएं कि 1919 के अधिनियम में प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित थे। इसे ही द्वैत शासन कहा गया। इसके अंतर्गत कई सारे प्रावधान किए गए। हालांकि ये प्रावधान भारतीयों की राष्ट्रीय भावना को संतुष्ट नहीं कर पाए, कारण इसमें कई सारी कमियां थीं। जैसे नंबर 1, इसमें प्रांतीय विषयों पे बात तो की गई, विभागों की प्रांतीय विषयों में उत्तरदायी शासन की तो बात की गई, लेकिन उसमें भी अंतर्विरोध था। नंबर 2, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की बात की गई, जबकि कांग्रेस की मांग थी कि इसे केंद्रीय स्तर पर आंशिक रूप से ही लागू किया जाए। नंबर 3, इसने पूर्ण स्वायत्त होने के 15 वर्ष की गारंटी को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं किया। नंबर 4, इसने क्या किया बताइए, पृथक जो निर्वाचन की जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको कमजोर करने की बजाय सुदृढ़ कर दिया। जबकि कांग्रेस की क्या डिमांड थी, आप पृथक निर्वाचन को कमजोर करो या पृथक निर्वाचन को पूरी तरह से समाप्त करो। और आपको पता है पृथक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी, 1909 के। अब आपने ये प्रोविजंस बता दिए कि हाँ किस किस तरीके से कांग्रेस को ये संतुष्ट नहीं कर पाया, और फिर आप इसी में दे दोगे कि इसीलिए कांग्रेस ने 1919 के अपने अमृतसर अधिवेशन में इसे असंतोषप्रद, निराशाजनक और अपर्याप्त बताया। आपने इतना बता दिया। फिर आप लिखोगे हालांकि, जब आपने इतनी बातें बोल दी तब आप लिखोगे हालांकि ये असफल जरूर हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 3C की प्रॉब्लम थी। 3C का मतलब क्या है, कॉम्ब्रस, कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूजन। क्लियर? अर्थात ये भ्रम में थी, यानी कि भ्रममय स्थिति थी, साथ ही भद्दा था, और इसके अलावा इसमें काफ़ी सारी जटिलताएं थी। लेकिन इसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसने स्थानीय निकायों, शिक्षा तथा समाज सुधारों की ओर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं। बंगाल व बिहार में बिहार और उड़ीसा का ग्राम प्रशासन एक्ट लागू हुआ। इसके अलावा कलकत्ता में म्यूनसिपैलिटी एक्ट को पारित कराया गया। ये सारी चीज़ें थीं, और साथ ही अंग्रेजों के उस भ्रम को या उस डायलॉग को असत्य साबित कर दिया, जिसमें वो कहते थे कि भारतीय स्वशासन के योग्य नहीं है। क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते हो, और फिर आप निष्कर्ष लिख सकते हो कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि द्वैत शासन जो प्रणाली थी वो निश्चित रूप से बाह्य संदेह और भीतरी घर्षण से उन्मुख थी या प्रेरित थी। समझ गए? आप ऐसे लिख के अपने इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकते हो। उम्मीद है आपको न केवल द्वैत शासन समझ में आया होगा, बल्कि इससे संबंधित जो द्वैत शासन के तीनों डायमेंशन हैं वो कवर हुए होंगे। और आपको एक मजे की बात ये भी बता दूं कि द्वैत शासन पे यूपीएससी ने प्रीलिम में ही प्रश्न पूछा था कि द्वैत शासन से आप क्या समझते हैं, वो भी 1919 के, और उसमें बी ऑप्शन आपको देना था कि द्वैत शासन का मतलब है प्रांतीय विषयों का 2 भागों में विभाजन। क्लियर? तो मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।